नया टॉपिक बनेगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, या जिसको हम क्या बोलते थे, इसको ये बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा सर्किट, एसी सर्किट, जिसके अंदर हम सिर्फ रजिस्टर लगाते थे या सिर्फ कैपेसिटर लगाते थे। आज हम लोग एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। अब इंडक्टर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, क्या होता है इंडक्टर? बेसिकली एक कॉइल है, सॉलिनॉइड है, और उस सॉलिनॉइड के अंदर जब हम चेंजिंग करंट पास करवाते हैं, अगर हम वेरिएबल करंट पास करवाते हैं, फ्लक्चुएटिंग करंट पास करवाते हैं, तो उस सॉलिनॉइड के अंदर या उस कॉइल के अंदर एक और ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो उस करंट को, प्राइमरी करंट को चेंज होने से रोकता था। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो वो कॉइल अपने ही अंदर एक ईएमएफ जनरेट करता था जो कि उस करंट को चेंज होने से रोकती थी। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने से रोकेगा। और उस ईएमएफ का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला, इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता था ई, वो था माइनस एल डी आई बाई डी टी, जिसमें एल को हम बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते थे? सेल्फ इंडक्टेंस या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जब हम कॉफिशिएंट वर्ड यूज करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन आता है, और अगर आप कॉफिशिएंट वर्ड यूज नहीं करते तो सेल्फ इंडक्टेंस आता था। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। तो अब देखिए, इस डिवाइस को इस चैप्टर में या आगे वाले चैप्टर में इंडक्टर बोलेंगे। जिसमें सेल्फ इंडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई करी। नेक्स्ट समय वोल्टेज को, जो अप्लाइड वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब अप्लाइड वोल्टेज हमारा है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला है। अगर हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देखें, ईएमएफ का अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी। दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज। तो यहाँ से हमारा डी आई की वैल्यू कितनी आएगी? डी आई की वैल्यू आएगी v बाई एल इंटू डी टी। नाउ व्हाट इज v? v इज वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला है v नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी। दिस इज डी आई। हमें चाहिए करंट। तो करंट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे। और जब आप डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा। और जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी का, तो यहाँ पर हमारी दो टर्म्स कॉन्स्टेंट है, वी नॉट एंड एल, दे आर कॉन्स्टेंट। तो आई इक्वल टू कितना हो गया? वी नॉट बाय एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी का। अब साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन जो हमारा होता है, मैंने आपको आरएमएस वैल्यू में ही बताया था, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो भी इंटीग्रेशन होगा ओमेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद आया करंट का फॉर्मूला। इसको अगर हम थोड़ा सा मैनेज करके लिखें तो माइनस जी नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब अगर आपको याद हो, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि कॉस ओमेगा टी की क्या डायमेंशन से यूनिट होती है? और उसका आंसर था कोई डायमेंशन नहीं होती। कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, दे आर ऑल यूनिटलेस। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है। वी नॉट की यूनिट होगी वोल्ट, करंट की यूनिट होगी एम्पियर। तो डिवाइड हो रहा है वोल्टेज अपॉन समथिंग, वोल्टेज अपॉन समथिंग इज इक्वल टू करंट या करंट की डायमेंशन। तो समथिंग क्या होगा? ये मैंने आपको कल बताया था। हाँ सर, एक्सएल हो जाएगा ये। हाँ, सर रेजिस्टेंस हो गया ना, रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल होता है ओमेगा एल, और इसको बोलते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेरी गुड, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस।
और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप ये समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जितना ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉरी एक इंडक्टर जितना ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल। अब एक्सेल का हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर ओमेगा एल ए एंड, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, जो कुछ स्टूडेंट से कल की क्लास अटेंड नहीं करी होगी। कल मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था कि वोल्ट अपॉन डैश इज इक्वल टू एम्पियर है, तो ये डैश टर्म क्या होगी? ये डैश टर्म होगी ओम, है ना? ओम लॉ से हम लोगों ने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है वोल्टेज अपॉन में समथिंग, दिस विल प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको बोलते क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? ओम होगी। ओके, अब मूविंग अहेड, तो हमारा करंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा? आई इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी। अब अगेन कॉस ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है प्लस माइनस वन। तो करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू, जो पीक वैल्यू आएगी आई नॉट, वो होगी प्लस माइनस वी नॉट बाई एक्सएल। ठीक है, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे यहाँ पर करंट का जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। और अगर हम वोल्टेज की बात करें, चलिए वोल्टेज को ना मैं एक डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड पेन से शो कर देते हैं। वोल्टेज को हम शो कर देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी से, वी वी, ठीक है, एंड वी की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया था ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो वोल्टेज है वो फंक्शन है किसका? साइन थीटा का, साइन का साइन। और करंट किसका फंक्शन है? करंट कॉस Cos. का। कॉस का नहीं है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये है माइनस कॉस का। अगर आप ग्राफिकली थोड़ा सा जज करें, ये थोड़ा सा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। ये टाइम है, और वाई एक्सिस पर लेट से पहले मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वोल्टेज को हम रेड पेन से नोट करें। अब ये टाइम लेट से t/2 है और ये t है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसकी जो वेव बनेगी वो टाइम की बनेगी, वोल्टेज की, ठीक है। और करंट जो है वो किसका फंक्शन है? माइनस कॉस का। माइनस कॉस ओमेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तो आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करके देखो। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 0, t 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? टाइम 0, टाइम 0 इज 0, तो वोल्टेज की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हो तो t 0 पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 कितना होता है? +1। तो दिस विल बी +1, बट माइनस आई नॉट आगे आ रहा है, तो करंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगी? नेगेटिव से, माइनस आई नॉट से, और ये कॉस का ग्राफ बनेगा। कॉस का नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? माइनस कॉस का। माइनस कॉस का ग्राफ आपको पता ही है सबको कि कॉस थीटा ग्राफ कैसे होता है। कॉस थीटा ग्राफ ऐसे होता है कुछ, है ना? कॉस थीटा ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1। लेकिन अगर मैं माइनस कॉस थीटा ग्राफ बनाऊं तो इसी की मिरर इमेज बन जाएगी। पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ आया आप लोगों को? तो ये किसका ग्राफ है? ये है माइनस कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये है कॉस थीटा का। तो अब करंट जो है वो माइनस कॉस थीटा का फंक्शन है, तो करंट का जो ग्राफ बनेगा वो कॉस का नहीं बनेगा, कॉस की मिरर इमेज बनेगा। अब आप समझ सकते हैं, एक बात मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में, इस ग्राफ में थोड़ी सी आपको ध्यान से देखना है। जब ये चीज 0 होगी तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट मैक्सिमम होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वी नॉट, वोल्टेज इज मैक्सिमम वी नॉट। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट कितना होना चाहिए? मिनिमम। फिर देन उसके बाद यहाँ पर आप देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 0।
तो करंट की वैल्यू इस टाइम पर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ये थोड़ा सा अभी मैंने फ्री हैंड से बनाया है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से रिप्रेजेंट कर लेना। तो ये हमारी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट। और अगेन जब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट, वोल्टेज वोल्टेज। लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। Zero. तो यहाँ पर क्या है कि करंट एंड वोल्टेज साथ साथ नहीं चलते हैं। अच्छा, वोल्टेज स्टार्ट कर रही है जीरो से और करंट स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव से, तो इसमें कौन लीड कर रहा है, सर वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज आगे है विद रिस्पेक्ट टू करंट। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मुले पता होने चाहिए, बहुत सिंपल से फॉर्मुले होते हैं। एक फॉर्मुला होता है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये तो 10th क्लास का हमारा फॉर्मुला है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और एक 11th क्लास का फॉर्मुला है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फॉर्मुला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉस ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं साइन की टर्म्स में लिखूं, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। एनी डाउट, No, sir. किसी को कुछ डाउट, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर आप साइन को यहाँ से नेगेटिव कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे, तो ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ पर बाहर आके मल्टीप्लाई होकर के आई का जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आ जाएगा, एनी डाउट। No, sir. अब अगर आप यहाँ पर वोल्टेज का मैं आपसे फेज एंगल पूछूं, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज इज जीरो, ओमेगा टी के साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा, ओमेगा टी के साथ अगर कुछ ऐड नहीं हो रहा तो उसका फेज एंगल क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर करंट का फेज एंगल पूछूं, तो करंट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो करंट का फेज कितना होगा, Pi by 2. नहीं माइनस पाई बाय 2, क्या होगा, माइनस पाई, ठीक है। अब कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते थे, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब वोल्टेज का अगर एंगल देखेंगे, सिर्फ एंगल, तो ओमेगा टी है, ठीक है। और वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो क्या है, वी नॉट। तो मैंने आपको कल बताया था, जो फेजर की लेंथ होती है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये वी नॉट हो गया। और इसका ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। अब अगर हम करंट की बात करें, तो करंट की पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट। करंट की पीक वैल्यू क्या है, आई नॉट। और करंट का जो एंगल है, ओवरऑल एंगल है, वो ओमेगा टी में से माइनस हो रहा है कितना, पाई बाय 2 Pi by 2. तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, पीछे आ I जाएगा. know, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, टाइम एलैप्स होता जाएगा, ये वोल्टेज का एंगल इंक्रीज करेगा, करंट का भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस कितना रहेगा, पाई बाय 2 का। अब इस टॉपिक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है, ठीक है। और जबकि हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या पढ़ा था, करंट लीड करता था और वोल्टेज लैग करती थी, पाई बाय 2 से। ये याद है सबको, ओके। Yes, sir. सेकंड, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको बोलते थे एक्सटी। और एक्सटी होता था 1 बाय ओमेगा सी, वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, सॉरी। और यहाँ पर जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, वो है ओमेगा एल। ये ओमेगा एल जो है हमारी, एक्सएल जो है, ये ओमेगा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर आप एसी सोर्स की वोल्टेज जो है हमारी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, उसके अंदर फ्लक्चुएशन जल्दी जल्दी होगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। ये बात क्लियर है।
ये हमने फैराडे लॉ में भी पढ़ा था, ये हमने सेल्फ इंडक्शन में भी पढ़ा था कि जितनी जल्दी करंट चेंज होगा इस सर्किट में, इंड्यूस ईएमएफ जो अपोज करती है वो भी इतनी ज्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस भी इतनी ज्यादा होगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो एक्सएल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के या म्यू के, और कैपेसिटिव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो हमने कल करी थी। ठीक है, तो यहां तक अभी किसी को कुछ नहीं समझिएगा। ग्राफ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया कि इंडक्टर में वोल्टेज 0 से स्टार्ट होती है, करंट नेगेटिव से स्टार्ट होता है, और ये दोनों एक साथ मैक्सिमम या मिनिमम ही होंगे, एक टाइम पर एक मैक्सिमम होगा, दूसरा मिनिमम होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड था, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू वी नॉट है और जो करंट की पीक वैल्यू आई नॉट वो थोड़ा सा नीचे आएगी, मतलब वोल्टेज का पीक और करंट का पीक थोड़ा सा अलग अलग होगा, सेम मत रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक पेज नंबर 239 एग्जांपल नंबर 7.2, तो गिवन है कि एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है। सेल्फ इंडक्टेंस आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? आपको क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 25 मिली हेनरी, 25 मिली हेनरी। तो this is L, Henry is the unit of self inductance, तो 25 into 10 to the power minus 3 हेनरी, ओके, मिली को हमने कन्वर्ट करा। इसको वो कह रहे हैं कि हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करा है, और उस एसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी, एक तो वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज, ये दो फैक्टर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड दी इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट इन द सर्किट। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? आरएमएस करंट। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप एक्सएल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्सएल के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस? ओमेगा एल, ओमेगा इज 2 पाई न्यू एल, so 2 into 3.14 into mu is 50 into L is 25 into 10 to the power minus 3। ओके, अब जब आप ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी एक्सएल की वैल्यू आएगी, और ये एक्सएल की वैल्यू की यूनिट क्या होगी? ओम। यूनिट ओम 7.5 आ रही है, लेकिन यूनिट होगी ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इस तरीके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछते हैं? आरएमएस करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है यार? करंट का होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस है एक्सएल। अब अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है तो वोल्टेज की आरएमएस पुट करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चन में आपको 220 वोल्ट जब तक आपको मेंशन नहीं करता, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, तब तक वो आपकी कौन सी वोल्टेज होती है? वो होती है आरएमएस। तो यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज हो जाएगी 220, और एक्सएल की वैल्यू आपने 7.5 निकाली, तो आई आरएमएस जो आपका सॉल्व करके आएगा, वो आई आरएमएस आपका सॉल्व करके आ रहा है 28 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 28 एम्पियर आ रहा है। ओके, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? सर यहाँ पे अगर पीक करंट पूछा होता तो? करंट पूछा होता तो आप कोई भी करंट निकाल लेते, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अगर वोल्टेज मेंशन नहीं है, कौन सी वोल्टेज है वो, तो आप उसको हमेशा आरएमएस लेते हो। तो अगर आपको बोलता करंट निकालो तो आप यहाँ पर 220 वोल्ट रखते, अगर 220 वोल्ट जैसे आप रखे तो आरएमएस आता। लेकिन अगर आप 220 की जगह ये रखते हैं 220√2, ये बता सकते हैं कौन सी वोल्टेज होती है? ये बता सकते हैं आप? Peak voltage. वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारा करंट भी कौन सा आता है? पीक आता है। लेकिन अनटिल अनलेस आपसे मेंशन ना करा जाए तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आरएमएस करंट निकाला करो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? ओके, ग्रेट। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में आपको पहले क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.3, पेज नंबर, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, पेज नंबर 266। अभी बहुत इजी क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होने वाला है। तो पेज नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 7.3, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एनी डाउट? किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूछ लीजिए।
सारा खेल क्वेश्चन में किस चीज का है? सारा खेल क्वेश्चन में दो चीजों का है, एक गिवन लिखने का है, एक फॉर्मूला अप्लाई करने का। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल तो भूल जाओ, आप नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो पेज नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 7.3। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें? कोई बता सकता है क्वेश्चन क्या गिवन है? सर हमें ये हाँ, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है इंडक्टर की 44। वैल्यू दी है, ये इंडक्टर है, इसको और थोड़ा प्रिसाइज बोलो, ये इंडक्टर नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, जो वैल्यू सेल्फ गिवन है वो सेल्फ इंडक्टेंस, यस इंडक्टेंस सर। है। 44 44 मिली मिली हेनरी, 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। गुड। हेनरी। नेक्स्ट पॉइंट यस आपको सर। क्या गिवन है? नेक्स्ट पॉइंट आपको ये गिवन है कि इसमें जो वोल्टेज कनेक्ट करी है वो कितनी कनेक्ट करी है? 220 वोल्ट। 20 और वोल्ट। ये 220 वोल्ट कौन सी वोल्टेज है? आरएमएस, कुछ मेंशन नहीं करा तो आरएमएस, और फ्रीक्वेंसी 50 है। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है आपसे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। यार आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपको करंट का फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला याद रखो, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर इंडक्टर में आर नहीं होता, ये होता है एक्सएल। तो वी बाई क्या हो जाएगा? एक्सएल। अब यहाँ पर अगर आप आरएमएस वोल्टेज लोगे तो आरएमएस करंट मिल जाएगा। अब आरएमएस वोल्टेज को 220 वोल्ट गिवन है, एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल का फॉर्मूला इंडक्टर ओमेगा रिएक्टेंस एल। का ओमेगा एल, वेरी गुड, और ओमेगा होता है 2 पाई म्यू एल। तो बस यहाँ पर वैल्यूज को